आज का हमारा टॉपिक है मौखिक शिक्षण कौशल की विधियाँ। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण कौशल की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ। दोस्तों, आपको पता है सीखने सिखाने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति बहुत ही ज़रूरी है। हम एक दूसरे के सामने अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक यानी बोलकर ही करते हैं। यानी हमें एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना या फिर एक दूसरे को कुछ भी बताने के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग कर समझाना बहुत ही सरल और आसान है। इसके अलावा अन्य भाषाएं जैसे हम मान लें जैसे इशारों में बात करना या ध्वनि पर इशारों में बात करना या फिर कुछ संकेत करना, तो उस तरीके से हम भाषा अपनी अभिव्यक्ति जो है आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन मौखिक यानी मुख से बोलकर हम आसानी से कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। चलिए मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण की विधियाँ पढ़ लेते हैं। मौखिक कार्य भाव शिक्षण का प्रमुख आधार है। मौखिक भाषा के बिना सीखना व सिखाना दोनों असंभव कार्य है। इसके लिए शिक्षक निम्नांकित शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। यानी सीखने और सिखाने के लिए मौखिक भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मौखिक भाषा के बिना सीखना और सिखाना एक तरीके से असंभव है। चलिए देख लेते हैं। वार्तालाप शिक्षण सामग्री या पाठ्यक्रम विषय पढ़ाते हुए या अन्य मौक़ों पर छात्रों के साथ अध्यापक वार्तालाप करते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक स्तर के भीतर ही होना चाहिए। देखिए दोस्तों, वार्तालाप यानी शिक्षण के समय छात्रों से हम कई बार वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करते समय कुछ शिक्षक बोलता है, कुछ छात्र बोलता है, कई बार आपस में ही 2 विद्यार्थी या 4 विद्यार्थी आपस में कई बार ग्रुप बना के बात करते हैं। वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बताते हैं। तो इस तरीके से भी हम अपना वार्तालाप करके अपना बौद्धिक स्तर बढ़ा सकते हैं। तो ये शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षक छात्रों से वार्तालाप करता है और इस तरीके से वो और उसको किसी भी टॉपिक में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। कई बार देखता हूँ आपने शिक्षक क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है बच्चों से और बच्चे उसके आंसर देते हैं। तो ये एक तरीके से परस्पर वार्तालाप है और वार्तालाप के सहारे वो छात्रों का मानसिक बौद्धिक स्तर का विकास करता है। चलिए आगे देखते हैं। सस्वर वाचन पाठ पढ़ाते समय पहले शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए। बाद में कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन या सस्वर कराना चाहिए। सस्वर वाचन करने से छात्रों की झिझक संकोच खत्म होती है। यानी दूसरा जो है मौखिक अभिव्यक्ति के जो प्रमुख शिक्षण विधियों में जो दूसरा कौशल है वो है सस्वर वाचन। यानी शिक्षक को क्लास में पाठ पढ़ाते समय पहले स्वयं कैसे किताब पढ़ी जाती है उसका एक एग्जाम्पल देना चाहिए, आदर्श एग्जाम्पल देना चाहिए। उसके बाद छात्र से भी पढ़वाना चाहिए। छात्र अगर पाठ को क्लास में पढ़ता है तो उसके जो अंदर की झिझक है, यानी कई छात्र होते हैं शर्मीले टाइप को नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर वो क्लास में अपना पढ़ेगा तो वो धीरे धीरे उसकी झिझक दूर हो जाएगी और वो खुलकर बोल सकेगा। इसलिए सस्वर वाचन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नोत्तर सामान्य विषयों पर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित पाठों पर प्रश्न पूछने चाहिए। अगर छात्रों का उत्तर अपूर्ण या अशुद्ध है तो सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उत्तर को पूर्ण या शुद्ध कराया जाए। दोस्तों, क्लास में शिक्षक को बीच बीच में या फिर पाठ पढ़ाने के बाद अंत में पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए और छात्र उसका उत्तर दे। अगर छात्र कई बार अधूरा उत्तर देता है या नहीं बता पाता है तो उसको डांटने की बजाय वो उसका पूर्ण उत्तर और सही उत्तर उसको
छात्र को बता देना चाहिए। इस तरीके से छात्र कक्षा में प्रश्नोत्तरी विधि मौखिक कौशल का महत्वपूर्ण अंग है। अगला है कहानी सुनाना। मौखिक भाव प्रकाशन विकसित करने के लिए एक विधि कहानी सुनाना भी है। छोटे बच्चे कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, अतः अध्यापक को पहले स्वयं कहानी सुनानी चाहिए, बाद में छात्रों से कहानी सुननी चाहिए। यानी दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कहानी सुनाना भी है, क्योंकि हम अगर कक्षा में बच्चों को पहले कहानी सुनाना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे पहली से लेकर 5वीं तक, उन बच्चों को कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगती है। आप अगर कहानी के माध्यम से उन्हें कुछ भी बताएंगे तो वो चीज़ें उनको याद रहती है। इसलिए शिक्षक को छात्रों को कहानी सुनाना चाहिए, और कहानी सुनाने के बाद कोशिश करें कि छात्र से भी बोले कोई छोटी मोटी कहानियाँ सुनाओ। इस तरीके से वो उसके मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है चित्र वर्णन विधि। चित्र वर्णन विधि। छोटी कक्षाओं के बच्चे चित्र देखने में रुचि लेते हैं। उदाहरण के लिए गाय का चित्र दिखाकर गायों के बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है, वह छात्रों को बताया जाता है। इसी प्रकार चित्र की सहायता से कहानी भी सुनाई जा सकती है। अगला जो है मौखिक शिक्षण की अभिव्यक्ति कौशल की महत्वपूर्ण विधियों में वो है चित्र वर्णन। कई बार आपने देखा है कि छोटे कक्षा के बच्चे जो होते हैं पहली से लेकर 5वीं तक, उसमें क्या होता है कि अगर हम उनको कोई चित्र दिखाएं और उस चित्र के बारे में पूछे तो बच्चा उसके बारे में बता सकता है। कई हम भी ऐसे ही पूछ ले किसी चीज़ के बारे में तो वो नहीं बता पाता, लेकिन उसको हम चित्र दिखा दें किसी राजा का और इसको पूछे चित्र के में कौन है तो बताएगा कि राजा है, हाँ उसकी 2 आंखें हैं 2 कान है। या गाय का चित्र दिखाए तो बताएगा ये गाय है। भैंस का दिखाए तो भैंस है, भैंस के 4 पैर होते हैं, ये थन होता है। तो इस तरीके से बताएगा। तो इसलिए चित्र वर्णन विधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है कविता सुनना व सुनाना विधि। छोटे बच्चे कविता या बालोचित गीत सुनाने व सुनने में काफ़ी रुचि लेते हैं, अतः कविताएं कंठस्थ कराके उन्हें कविता के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः कविता पाठ मौखिक भाव प्रकाशन की शिक्षा देने व अन्य उपयोगी साधन है। इसलिए दोस्तों, जो मौखिक कौशल का जो अगला महत्वपूर्ण यानी 6ठा नंबर वो है कहानी सुनना और कविता सुनना और सुनाना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उनको जो छोटी छोटी कविताएं होती है जैसे पक्षियों से संबंधित या फिर छोटे हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, इस तरीके से कहानियाँ कविता सुनाने से वो क्या है उसको कंठस्थ कर लेते हैं, वो उसको याद कर लेते हैं और याद कर लेते हैं और वो उसको इधर उधर भी घर में भी जाकर सुनाते हैं। कई बार अपने दोस्तों से सुनाते हैं कि मैंने आज ये चीज़ सीखा है। तो इसलिए कहानी सुनना और सुनाना भी अभिव्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। अगला है वाद विवाद विधि। बालकों में मानसिक स्तर व बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर वाद विवाद करवाया जा सकता है। अपने विचारों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन करने का प्रशिक्षण देने के लिए वाद विवाद एक उत्तम साधन है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का महत्वपूर्ण साधन एक वाद विवाद है। वाद विवाद में क्या है, सब लोग भाग लेते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। इस तरीके से वाद विवाद भी एक महत्वपूर्ण है। 8वां है सत्संग। सत्संग का हमारे मौखिक भाव प्रकाशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। साधारणतः बालक जैसे वातावरण में रहेगा उसका उसी प्रकार भाव प्रकाशन होगा। यानी सत्संग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई जगह धार्मिक सत्संग होते हैं उसमें बच्चे जाते हैं तो हाँ ये भगवान है हमारे पूजने, ये हमारे भगवान है, ये कृष्ण जी है, ये सीता माता, ये राम जी, इस तरीके से पहचान लेते हैं। तो इसलिए सत्संग भी और उनको ज्ञान भी मिलता है, धार्मिक ज्ञान मिलता है तो इस तरीके से सत्संग भी बहुत ज़रूरी है। अगला है 9वां पॉइंट है पाठ का सार। पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ या रचना को पढ़कर छात्र से उस पाठ का सार सुनाना मौखिक अभिव्यक्ति का उपयोगी साधन है। यानी शिक्षक को पाठ्य पुस्तक के अंदर किसी भी पाठ को पढ़कर
उसका सार यानी उसकी एक छोटी सी कहानी छात्र को सुना देना है और उसके बाद छात्र से भी कोशिश करना है कि वो उसके बारे में कुछ बताए, वो उसको दोबारा फिर से सुनाए। इस तरीके से मौखिक आदान प्रदान से उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। अगला है भाषण। भाषण भाव प्रकाशन का एक सशक्त साधन है, परंतु भाषण छात्रों की मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। यानी 11वां जो है वो है भाषण। भाषण भी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करता है। अगर बालक किसी टॉपिक पे 8 से 10 लाइन या 4 लाइन 5 लाइन भी अपनी तरफ से बोल सकता है तो उसके अभिव्यक्ति कौशल का बहुत ही अच्छा विकास होगा, उसके बौद्धिक स्तर का भी विकास होगा। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बालक के जिस स्तर पे है। अगर छोटा बालक है, छोटी कक्षा का, तो उसको टॉपिक भी उसी अनुसार दिया जाए जिस पे वो बोल सके। नाटक प्रयोग। नाटक द्वारा अभिव्यक्ति का अच्छा अभ्यास हो जाता है। रंगशाला में बालक को आंगिक, वाचिक एवं भावों के अभिनय की दीक्षा सफलतापूर्वक मिल सकती है। यानी छोटे छोटे जो देखा हो नुक्कड़ नाटक होते हैं या फिर गलियों में नाटक करते हैं, या बच्चे खेल खेल में कोई गुड्डा बनता है, कोई गुड़िया बनता है, इस तरीके से नाटक करके भी बच्चे का जो अभिव्यक्ति कौशल है उसका विकास किया जा सकता है। अगला है स्वतंत्र आत्म प्रकाशन। बालकों को विभिन्न घटनाओं, दृश्यों या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनुभव सुनने का अवसर देकर अध्यापक मौखिक भाषा का अभ्यास करा सकता है। यानी बालक क्या सोचता है, क्या वो कुछ क्या अपने बारे क्या सोचता है दूसरे के बारे में, या उसके स्वयं के अभिव्यक्ति मतलब कुछ भी उसका विचार है, तो वो अध्यापक को उसको सुनना चाहिए। और इस तरीके से बालक के जो खुद के विचार हैं उसको सुनकर भी उसको प्रेरित करके उसके विचारों को जानने का कोशिश करे, ताकि वो अपने विचारों को प्रकट करे। इससे भी बालक का जो अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको